हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SFK एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में हम ले आए हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, केस स्टडीज़ थी, सबको ख़त्म करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने केस स्टडी ब्रीफ पूरा उसका ब्रीफ लिया था, किसका, कैपिटल स्ट्रक्चर का समझा था हमने कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैसे करते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज किसे कहते हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था उसमें। ठीक है, तो आज हम आगे हैं क्वेश्चनों के साथ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कह रहा है कि सन फ्लैग आयरन लिमिटेड एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग स्टील कंपनी है। इट्स प्लांट इन इंडिया, इसका प्लांट कहाँ पे, इंडिया में है। इट इज़ इंजॉइंग इंक्रीज डिमांड फॉर इट्स स्टील एज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज अबाउट 8%। इसकी मतलब अच्छी खासी डिमांड है, 8% ग्रोथ हो गई है। इट इज़ प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू प्लांट टू अवेल। देखो अवेल मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है ना यहाँ पे अवेल, अवेल का मतलब क्या होता है, अगर हम टेंजिबल चीज़ों को जो अगर हम क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं तो उसे कंजप्शन कहते हैं। और जब हम इनटेंजिबल चीज़ों की सर्विस लेते हैं ना, कैसी चीज़ें, इनटेंजिबल चीज़। इनटेंजिबल चीज़ क्या होती है, जो दिखाई ना दे। तो अगर हम इनटेंजिबल चीज़ों की सर्विस लेते हैं तो उसकी सर्विस को लेना क्या कहलाता है, अवेल कहलाता है। ठीक है, तो न्यू प्लान टू अवेल उसकी सर्विस लेना चाहता है। द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज डिमांड, it is estimated that it will require about 4,000 crore for setting up of a plant and about 600 crore for other expenses to start the new plant। क्या कह रहा है, लगभग उसको 4,000 करोड़ चाहिए क्या करने, प्लांट लाने के लिए, प्लस 600 करोड़ किस लिए चाहिए, अदर एक्सपेंसेस करने के लिए। टू कलेक्ट द अबव मेंशन फंड, the sources to be used and the quantity to be collected from different sources had to be considered। the concept discussed above is। तो बच्चों ने जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था तो बच्चों ने देखा था कि न्यू प्लांट करना है, सेटअप करना है, उसको खर्चे आने वाले हैं। तो वो बताता है कि अच्छा ये तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहा है ना। जब हमने पढ़ा था तो हमने तो दिखाया था कि हमेशा कौन सा डिसीजन था ये, हम इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे होते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे थे हम उस टाइम पर। अब इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे, पता कैसे चलेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन का आंसर नहीं, क्योंकि इसने बोला है कि ये जो पैसा आएगा ना तो ये किस किस सोर्सेज से आएगा और किस किस क्वांटिटी में आएगा। क्वांटिटी जब उसने वर्ड लगा दिया, और जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखते हैं। पहली चीज़, वीडियो को पॉज कर देना, वीडियो को पॉज करके आप क्या करोगे, खुद सोचोगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। दूसरी चीज़, इसमें कीवर्ड को ढूंढना। ठीक है, तीसरा मैं एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ। तो उसके बाद क्या है, इसमें यहाँ पे इसने बोल रखा है हमें कि व्हाट विल बी क्वांटिटी, है ना। इसने यहाँ पे हमें बोल रखा है कि क्वांटिटी क्या होगी। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये क्वांटिटी की बात होगी। जब भी क्वांटिटी आए मतलब प्रोपोर्शन की बात कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो कहना चाह रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा। और कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या समझा था हमने, कैपिटल स्ट्रक्चर में कि ये प्रोपोर्शन होता है किसका, डेब्ट का और इक्विटी का, जिसे हम एक होते कैसे दिखा सकते हैं, डेब्ट का या टोटल कैपिटल का। और टोटल कैपिटल को हम क्या कहते हैं, टोटल कैपिटल को हम कहते हैं यहाँ पे डेट प्लस में क्या, इक्विटी। ठीक है, ये चीज़ कहते हैं। दो तरीके होते हैं दिखाने के। इसको साइड करते हैं, यहाँ पे अपने पेन को लाते हैं ऊपर की तरफ। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन 2 हमें कह रहा है कि क्वेश्चन 2 हमें एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि ABC लिमिटेड है, हैज़ डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना है, 3:1 है। उसका जो डेप्ट अपॉन में इक्विटी का रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है, 3:1 आ रहा है, 3:1 आ रहा है। वेयर एज XYZ लिमिटेड, दो कंपनी है, पहली कंपनी कौन सी है, ABC, उसकी क्या आ रही है, 3:1 आ रही है। फिर है XYZ लिमिटेड जिसकी है 1:1। ये दो कंपनियाँ हैं। नेम द एडवांटेज ABC, एडवांटेज बताओ ABC का जो ले रहा है कि XYZ जो नहीं ले पा रहा है। ठीक है ना, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या बोल रहा है बताओ। ये दोनों कंडीशन इनकी ये है और कंडीशन ये चल रही है, इन दोनों कंपनियों की कंडीशन ये है और कंडीशन क्या चल रही है, ये चल रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट समझना है, कॉस्ट समझना है डेट लेने की, मतलब आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है जहाँ से आप पैसे लेके आए हो, ये बता रहा है ये। तो इसमें क्या करेगा, इसमें इसको ज़्यादा फ़ायदा क्यों, इसने डेट कितना बढ़ा रखा है, 3 बढ़ा रखा है, पर इसने क्या कर रखा है, इसने डेट भी देखो। ABC की पहले स्टोरी समझाता हूँ आपको। ABC कंपनी ने क्या कर रखा है, ABC कंपनी ने कर रखा है 3 रुपये उधार के लेके आया है और 1 रुपये खुद के लाया है। और क्यों लेके आया है, क्योंकि इसने पढ़ रखी है, ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहा है,
क्या काम कर रहा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहा है। इसके शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ रही है इस केस में, पर उसके जगह हमारे कौन है, XYZ भी हैं। यहाँ पे हम XYZ को बोले तो XYZ क्या कर रहा है, उसने 1 रुपये डेट का लेके आया, 1 रुपये इक्विटी का लेके आया, तो इसे फ़ायदा नहीं हो रहा है। किसका फ़ायदा नहीं हो रहा, जो कंडीशन यहाँ पे चल रही है कि रेट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कर रहा है, सबसे पहले आपको पॉज करना होता है वीडियो सबसे पहले, ठीक है। उसका खुद आंसर सोचना होता है, फिर अपने जो आप जिस पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपने आंसर को सोचा था उसको मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू के साथ मैच करके देखना होगा कि आपने गलती कहाँ पे करी है या आपको कहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इंक्रीजेज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे बताओ। ऐसा कॉन्सेप्ट बताओ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहा हो, जो इंक्रीज करता हो रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो क्या बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स फाइनेंशियल चार्ज। आंसर क्या होगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ही आंसर होगा हमारा। क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जब हम करते हैं तो जब हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में डेप्ट को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो शेयर होल्डर की वेल्थ भी क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट काम आपका, पहले इसको पॉज करो, खुद आंसर सोचो, फिर हम एक्सप्लेन तो कर ही रहे हैं। क्या देखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन होता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन में हम क्या काम करते हैं, डिसीजन किसके रिलेटिव लेना पड़ता है हमें, कि डेट कितना लाएंगे, इक्विटी कितना लाएंगे, है ना। एसेंशियली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिस्क रिटर्न रिलेशन, सही बात है। हम मेन इसके ऊपर पढ़ रहे थे कि रिस्क क्या होगा कहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था ज़्यादा डेट इशू करने से क्या होता है, रिस्क भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन जो होगी ट्रू होगी। ट्रू की डेफिनेशन वही जो मैंने आपको समझाई है, कह रहा है एन इंक्रीज इन डेट में एनहेंस द EPS। EPS का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, EPS का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी कमाई हो रही है आपकी। बट इट ऑल्सो रेज द फाइनेंशियल रिस्क, और ये हमेशा क्या बढ़ाता है, मैंने कहा ना अगर हम डेट बढ़ा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या बढ़ा देगा, रिस्क भी बढ़ा देगा। अब इसी को उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, विच अफेक्ट बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क, तो जो हमारी प्रॉफिटेबल को भी हटाए और फाइनेंशियल रिस्क, जब रिस्क की बात चल रही होती है तो आंसर क्या होता है इसका, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 फाइनेंशियल लिवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल, जो ये फाइनेंशियल लिवरेज होगी इसे हम फेवरेबल कब कहेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल लिवरेज आप कोई डेफिनेशन समझो, ये सच बस आपको ये कहना चाह रहा है कि डेट अपॉन में इक्विटी फेवरेबल कब होगी, आप इसको कब मानना चाहोगे कि हाँ आप डेट को ज़्यादा रख रहे हो और इक्विटी को मतलब कम रख रहे हो, आप डेट बढ़ाए जा रहे हो। तो ये हम उस केस में करेंगे जब हमें रेट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा हो, ज़्यादा मिल रहा हो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट से। तो आंसर बी को मार्क कर लो आप, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे रखता हूँ आपको, क्योंकि मेरे को समझाना भी है ना, पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप समझ के भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाओगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसने हमसे क्या पूछा है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट। तो ये जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट इक्वल होता है कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट किसे रेफर कर रहा है, मतलब जब वो खर्चा आ रहा है, बोरिंग पे जो इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय किससे, ये फॉर्मूला याद रख लेना, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस क्या करोगे आप, जो भी आपका टैक्स का रेट हो, जो भी आपका टैक्स का क्या हो, रेट हो, यहाँ पे सॉरी ये गलत बन गया, हाँ यहाँ पे क्या हो, आपका टैक्स का रेट हो। तो अब बताओ कॉस्ट कितना कह रहा है हमसे, ये 10% है ना, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 को 100% मान लो तुम, ठीक है ना, 100% माइनस 100% माइनस 30%, है ना। तो इसके आगे बढ़ते हैं, इधर क्या बचा था हमारा, 10% बच रहा था, है ना, वहीं से स्लाइड चालू कर रखी है, ठीक है ना, 10% यहाँ बच रहा था हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे हम, परसेंट तो लग जाओ, हाँ उसके मल्टीप्लाई कर देते, 100 में से जब 30% जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 70% बनेगा। तो कहीं ना कहीं हमें क्या हो रहा है, हमारा आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितना आ रहा है हमारा, 7%। तो बी आंसर है, मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मैं वापस बता दे रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इसका फॉर्मूला था हमारे पास कोस्ट मतलब जब भी जिसमें आपका खर्चा जा रहा हो बोरिंग में 10% मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस जो आपका टैक्स रेट है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो खुद निकालना है, समझ आप होमवर्क है कि यहाँ पे 10% है ना बोरिंग, इसको काट दो। मैं आपको बोरिंग दे रहा हूँ 20% और उसके बाद आप इसको भी काट दो। मैं आपको दे रहा हूँ कितना 75%, सॉरी मैं ये बोरिंग दूँगा आपको कितना 20% और टैक्स रेट मैंने कम कर दिया 5%, आपको दे रहा हूँ ये 25%। अब इसका आंसर आप निकालो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, डैश इज एन इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, डैश इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अ कंपनीज एबिलिटी टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंपनी कब करने चलती है, जब उसे अपने रेट ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में पता हो कि अगर ये ज़्यादा होगी तभी मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करूँगी, कम होगी तो मैं ये नहीं प्रेफर करूँगी, ठीक है ना। तो आ जाते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द कॉन्सेप्ट विच इंक्रीजेज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर विद अ चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसे, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इंक्रीज कर देता है रेट ऑन इक्विटी शेयर। रेट ऑन इक्विटी शेयर आपको कंफ्यूज करना नहीं होना, आपको इसको किस रिलेट करना है, शेयर होल्डर की वेल्थ से, ठीक है। ये रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। विद अ चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, बताओ आंसर। नॉर्मल आंसर इसका वही है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, है ना। किस बिहाफ पे हम पैसे बढ़ा रहे होते हैं कि हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब करते हैं, बताओ। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आप तब करोगे जब आपका रेट ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगा, नहीं ना। आप कब करोगे, जब रेट ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके नोट्स बना लो, पेपर में एग्जाम में जाने से पहले आप इसको जरूर पढ़ना। और उससे पहले भी हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो अब हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कर ही रहे होंगे, ठीक है ना, जब तक हमारे एग्जाम नहीं आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन 11 हमें कह रहा है कि हायर डेट इक्विटी रेशियो रिजल्ट, जो अगर हमने क्या कर रखा है, हायर डेट इक्विटी मतलब डेट बढ़ा रखा है। हायर डेट इक्विटी रेशियो का ये मतलब होगा कि डेट ऊपर बढ़ा हुआ है, तभी पूरा जो डेट अपन इक्विटी ये भी ज़्यादा आएगा पूरा। तो हायर डेट इक्विटी रेशियो ये करता है, रिजल्ट किस चीज़ में करता है कि ये हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क करता है। क्या करता है, हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। जैसे जैसे आप डेट बढ़ा रहे होते हैं वैसे वैसे आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा होता है, ठीक है। क्वेश्चन 12 करते हैं। एन इंक्रीज इन डेट में एनहांस अर्निंग पर शेयर, डेट में इंक्रीज करने पर अर्निंग पर शेयर क्या होती है, बढ़ जाती है, पर ऑल्सो रेज द फाइनेंशियल रिस्क, और क्या कर देते हैं, हमारे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ाती है। कह रहा है डेट बढ़ेगा तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, ये वादा कर रहा है आपसे, पर आपकी जो फाइनेंशियल रिस्क है ना वो भी बढ़ेगी। व्हाट शुड बी डन बाय अ कंपनी टू मीट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या करना चाहिए ऐसे में कंपनी को, सोचो बताओ। तो वही करना चाहिए जो हर कंपनी को करती है कि अ कंपनी मस्ट चूज रिस्क रिटर्न पॉलिसी, मतलब वो दोनों चीज़ इशू करेगी, और इस तरह इशू करेगी ना कि शेयर होल्डर को फ़ायदा भी हो जाए, ठीक है। शेयर होल्डर मैंने अच्छे से समझा, कंपनियाँ करेगी रिस्क रिटर्न पॉलिसी करेगी जिसमें क्या हो जाए, उसके शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ जाए और जो उसका फाइनेंशियल रिस्क है ना वो भी लोअर रहे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। तो अगर अदर थिंग रिमेन रहेंगे द सेम एंड इंक्रीज इन द टैक्स रेट एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट विल, क्या होगा। अगर टैक्स रेट बढ़ रहा है तो इससे क्या होता है, हमें फर्स्ट मेक द डेट रिलेटिव चीपर, डेट हमारे लिए चीपर हो जाता है, ठीक है ना, और उधार ले सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 में ये कह रहा है डैश कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन सा कंपोनेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर का, डेट डिटरमाइन द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क। जब भी फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो रिस्क हम किसके रिगार्डिंग लेते हैं, हमेशा अपने डेट के, हमारा डेट कितना चल रहा है उस टाइम, ठीक है। क्वेश्चन 15, एज द फाइनेंशियल लीवरेज का नाम आते ही दो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चलने चाहिए। पहला डेप्ट अपॉन में इक्विटी, दूसरा डेप्ट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी इंक्रीज, जब ये बढ़ जाता है मतलब डेट बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं हम, ठीक है ना। व्हाट हैपन टू द कॉस्ट एंड रिस्क,
तो क्या हो जाता है, अगर आप डेट बढ़ा रहे हो तो अभी बढ़ाना चीपर हो जाता है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारे लिए, इस केस में कॉस्ट तो कम होगी हमारी पर रिस्क बढ़ जाएगा। कॉस्ट कम हो जाएगी और रिस्क क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। क्योंकि रिस्क क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भाई आपने डेट बढ़ाया ना, उधार ले रखा है आपने कंपनी, आपकी कंपनी उधार पे चल रही है। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, आराम से नोट बना सकते हैं इसके, जो हमने बोला वही है बस। क्वेश्चन 16, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन किसके अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, रिलेट टू द फाइनेंसिंग पैटर्न और द प्रोपोर्शन ऑफ द यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज इन रेजिंग फंड, द फाइनेंशियल डिसीजन हाईलाइटेड। अब यहाँ पे पढ़ो, हाईलाइटेड हम भी करते हैं इसको, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे ब्लू से सॉरी। कह रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में बताना है, ना ही किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। आप पैसा कहाँ से लाओगे, डिफरेंट सोर्सेज से लाओगे। तो हमने डिसीजन हमारे कितने तरह के होते हैं, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराता हूँ आंसर से पहले। हाँ, डिसीजन हमारे तीन होते थे, पहला होता था इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता था फाइनेंस, तीसरा होता था डिविडेंड। इन्वेस्ट में होता था फिक्स में करे इन्वेस्ट या करंट, वो वर्किंग कैपिटल में करे करंट जो होती है। फाइनेंस में होता था हमारा या डेट ले या इक्विटी ले। इसमें होता था जो प्रॉफिट बचा है उसमें से डिविडेंड कितना दें, है ना, और रिटेन कितना कर लें। ये तीन कॉन्सेप्ट थे हमारे, ये तीन कॉन्सेप्ट तो पढ़े थे हमने, तीन डिसीजन, है ना। तो उसके बाद तो बताओ क्या यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है कहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे बात कर रहा है इसकी कि किस किस सोर्सेज से, डेट से पैसा लाएं या इक्विटी से पैसा लाएं, ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन कर रहा है ये। क्वेश्चन 17, डेंस रेफर टू द मिक्स, क्या रेफर करता है, मिक्स, मिक्स बिटवीन, है ना, कीवर्ड पकड़ लो खाली कि इसमें कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड है इक्विटी से पैसा लाए, ब्रॉड फंड से लाए, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर CS कंपनी सेक्रेटरी, तो क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 18, कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी कैलकुलेटेड एज, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसे कैलकुलेटेड किया जाता है। तो बार बार मैं रट रहा हूँ कि कैपिटल स्ट्रक्चर हो या हमारा फाइनेंशियल लीवरेज हो, इनको निकालने के दो ही तरीके हैं हमारे, और दोनों तरीके क्या क्या हैं वो दिखाता हूँ आपको, डेट अपॉन में इक्विटी या डेट अपॉन में डेट प्लस में इक्विटी, ठीक है, ये दो तरीके हमारे। अब आते हैं, आंसर देख सकते हैं आप। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या हमारा, द कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म। सॉरी यहाँ पे जो हमारे PPT तैयार करते हैं उनसे गलती होगी शायद, उन्हें यहाँ पे फिर की जगह मैं चेंज कर देता हूँ, कोई नहीं हम सही कर देते हैं, फिर की जगह 4 आएगा, ठीक है ना। तो द कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म, क्या रखा, अगर कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, कम है, आप जहाँ से पैसा लेके आए हैं वहाँ पे उसको आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है, और लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म, तो क्या करोगे इन केस में, आप बहुत बार समझा रखा है आपको, इसका आंसर ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि जो लैंडर रिस्क होगा वो कम होता है इक्विटी शेयर होल्डर के रिस्क से, सिंस द लैंडर अर्न एन एश्योर रिटर्न ऑन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड देयरफॉर दे शुड रिक्वायर अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न। बस। क्वेश्चन नंबर 29, इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंस फॉर अ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी वेयरएज इज पेड आउट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। तो क्या रखा है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, या क्या आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कह दो, या ये कह दो अर्निंग आफ्टर टैक्स, या ये कह दो तुम इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद क्या दिया जाता है, जब आप पे सारा आफ्टर आ गया, आपने टैक्स पे कर दिया, तो क्या इंटरेस्ट की तो बात आएगी नहीं, क्योंकि हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझो इंटरेस्ट की बात यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, ABIT लिखते हैं। तो सबसे पहले हम आई हटाते हैं, फिर हमारे पास क्या बचता है, EBT बचता है, फिर हम इसमें से टैक्स निकालते हैं आफ्टर, फिर टैक्स के बाद क्या बचता है, तब ये आया ना हमारे पास। तो इंटरेस्ट तो पहले ट्रीट हो चुका है, अब हम डिविडेंड देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिविडेंड। तो क्या आंसर इसका, इंटरेस्ट ऑन डेट डिविडेंड, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे ख़त्म। तो आज हमने यहाँ पे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो वीडियो में रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट।